हेलो एवरीवन, दिस इज आबू स्नेही एंड आज हम 9 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के करंट अफेयर्स को हम यूज़ करके हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। डेटा रूल्स टू बी रूल्ड आउट बाय मिड 2025 सेज अश्विनी वैष्णव। सो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया है कि रिसेंटली डेटा रूल्स आए हैं जो कि ये डिस्क्राइब करेंगे कि ओवरऑल जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको कैसे इंप्लीमेंट करा जाएगा। तो क्या था, पार्लियामेंट ने 2023 के अंदर एक एक्ट पास करा था जिसका नाम था डिजिटल पर्सनल्स डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपको नाम ध्यान रखना है। ये जो एक्ट है ये बहुत टाइम से डिस्कशन में था और इसको फिर लॉन्च करा गया था। इसका एम ये था कि जो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और जो लोगों के पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे उनका बैंक डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें, और उनकी लोकेशन डिटेल्स वगैरह, ये स्टोर कहाँ पे करनी है और इसकी प्रोसेसिंग, मतलब इसका जो डेटा को यूज़ करा जाएगा वो प्रोसेसिंग कहाँ पर होगी। अब जब मैंने ये वर्ड बोला है कि कहाँ पर होगी, मतलब वेयर, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये इंडिया में होनी चाहिए या फिर, क्योंकि बहुत सारी या फिर ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो यूएस बेस्ड है या फिर यूरोपियन कंपनीज़ हैं, तो क्या ये इंडियंस का डेटा इंडिया में स्टोर होना चाहिए या फिर वो कंपनीज़ ये डेटा बिना किसी रुकावट के खुद की कंट्री में ले जाएं, या फिर ये जो डेटा है इंडिया के अंदर प्रोसेस होना चाहिए, या फिर वो इस डेटा को अपने पास ले जाके प्रोसेस करे। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था और ये बताया गया था कि बहुत सारा जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा, और अगर ये डेटा बाहर भी ले जाया जा रहा है तो भी इसकी एक कॉपी इंडिया के अंदर इन कंपनीज को रखनी पड़ेगी, ताकि हम ऑब्वियसली ये इंश्योर कर पाए कि इस डेटा का मिसयूज ना हो। और प्रोसेसिंग के लिए भी ऐसे कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे लगाई गई। तो आपको समझ में आ गया है कि ये एक्ट आया क्यों था। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ने जब ये एक्ट पास करा तो ये इनफ नहीं है। अब जो एग्जीक्यूटिव है हमारा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एक्ट को क्या करे, इंप्लीमेंट करे। और इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा एग्जीक्यूटिव रूल्स लाया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। फाइन, अब आपको ये भी पता चल गया कि ये रूल्स आए कहाँ से हैं और क्यों आए हैं। अब इन रूल्स में ये लिखा है कि जो भी डेटा फिड्यूशरी है, डेटा फिड्यूशरी कौन होते हैं? बेसिकली कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसी वेबसाइट एक्सेट्रा जो कि लोगों का डेटा कलेक्ट करती है किसी भी टाइम पे और उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस भी करती है, उसको आप डेटा फिड्यूशरी बोल देते हो। मतलब सिंपल सी बात है, आप किसी वेबसाइट पे गए और आपने अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वहाँ पे लिखी, तो आपने अपना डेटा इनको दे दिया ना, तो ये जो वेबसाइट थी अभी डेटा फिड्यूशरी बन गई। इतना ही मतलब है और इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रूल्स हैं इन पे काम चल रहा है अभी, और यहाँ पे इस रूल्स के अंदर डेटा फिड्यूशरी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये जो भी डेटा वो इंडियन सिटीजन्स का कलेक्ट करते हैं उनको कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रोसेस करना है। उनको एक ऑफिसर रखना पड़ेगा जो इस डेटा को मैनेज करेगा। ठीक है, ये सारे ऑब्लिगेशंस इंडियन गवर्नमेंट ने लगाए हैं इन डेटा फिड्यूशरीज पर, और इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 2 साल का टाइम भी उनको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये जो रूल्स हैं ये अभी ड्राफ्ट में है। ड्राफ्ट मतलब अभी ये फाइनली नहीं आए हैं, अभी ये ड्राफ्ट में है, और इस साल के मिडिल में समवेयर अराउंड जून जुलाई ये फाइनली अपने फाइनल फॉर्म में आके इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। अब यही जो मिनिस्टर हैं इन्होंने एक पूरा इंटरव्यू दिया था, तो ये एक इंटरव्यू का छोटा सा पोर्शन था। ये पूरा इन्होंने इंटरव्यू दिया है जो द हिंदू ने इसको ढंग से कवर भी करा है। तो इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट करी है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि GS3 के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, GS2 के अंदर गवर्नेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है भी। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना आप। ठीक है, तो इंडिया को पहले एक कॉस्ट सेविंग डेस्टिनेशन माना जाता था। मतलब कोई भी अगर यूएस की कंपनी मान लेता है, कोई भी ये यूएस की बहुत बड़ी टेक कंपनी है, वो इंडिया में कुछ अपनी सब्सिडरी खोल रही है या इंडियंस को हायर कर रही है, तो पहले वो इसलिए करती थी क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम लगती थी। जब आप इंडिया में ज़मीन खरीद के कोई कंपनी खोलते हो तो इसमें बहुत कम पैसा लगता है कंपेयर टू कि उन्होंने यूएस में ही कोई नई छोटी सी सब्सिडरी खोली है। ठीक है, तो इस तरह से लोग इंडिया में आते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर कोई कंपनी इंडिया में आ रही है तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे आके उनको एक बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। ठीक है, तो प्रीवियस इमेज और करंट इमेज में ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे इंडिया एक हब ऑफ टैलेंट भी बन चुका है। बहुत सारा टैलेंट है जो कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके लोगों को हायर भी करती है। ठीक है, फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई
कि ये जो रूल्स अभी वो लाए हैं, इस पे जो कंसल्टेशन है वो एक्सटेंसिव हुई है और उसको वाइड स्प्रेड अप्रूवल मिला है। ऑब्वियसली क्योंकि वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, तो वो तो उनका तो पर्सपेक्टिव यही होगा ही कि इसको वाइड स्प्रेड अप्रूवल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पोर्टल पर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फ्रेमवर्क इंक्लूड है। एंड यहाँ से क्या है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बना हुआ है, उसका एक पोर्टल है। इस पोर्टल के थ्रू वो जितना भी इम्प्लीमेंटेशन एंड रूल्स का उसको करने की हेल्प करेंगे। सपोज कोई कंपनी है या कोई वेबसाइट है जो जो डेटा फिड्यूशरी है। डेटा फिड्यूशरी क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि भाई इसके पास जो ऑफिसर है क्या वो सारे काम कर रहा है या नहीं, या गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा फिड्यूशरी है ये रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो गवर्नमेंट और ये कंपनीज डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का जो पोर्टल है ना, उस पर इंटरेक्ट करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। देन एक और ये क्वेश्चन था कि जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एक्ट है ना, ये वाला जो एक्ट था, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का, इसमें जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनको ना थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन मिला हुआ था। मतलब कुछ प्रोविजंस इस एक्ट के गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होते थे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज कोई ऐसी गवर्नमेंट आई फ्यूचर में जिसकी इंटेंशन बहुत ख़राब है, तो वो इस एग्जेम्पशन को यूज़ करके लोगों की डेटा, जो जो लोगों का जो पर्सनल डेटा है उसका मिसयूज़ कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन मिला हुआ है। फाइन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो हमने रूल्स बनाए हैं अभी, उन रूल्स में गवर्नमेंट के पास कोई एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। वो भी सेम पेनल्टीज या सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे अप्लाइड है जो कि बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाइड है। ठीक है। तो एक्ट में लिखा है कि गवर्नमेंट के पास एग्जाम्शन है, लेकिन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। फाइन। नेक्स्ट, ये जो एक्ट था जो 2023 में आया था, ये जो है, जो बोर्ड बना हुआ है ना, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, उसको एक अटोनॉमी भी देता है ताकि वो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस उसमें ना हो और वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। आईटी मिनिस्ट्री ने ये भी डिफेंड करा है कि उन्होंने अपने नॉन पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस को भी डिफेंड करा है। एक्चुअली क्या है, जब भी कोई गवर्नमेंट नए रूल्स लाती है, तब उसके बाद ना सबसे पहले वो ड्राफ्ट रूल्स बनाती है जो फाइनल नहीं होते हैं, और ये ड्राफ्ट रूल्स वो ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। उसके बाद वो पब्लिक की ओपिनियन एक्सपेक्ट करते हैं। उस पोर्टल पे जाके आप अपनी ओपिनियन भी दे सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी गवर्नमेंट बात करती है और फिर एक कंक्लूजन पे आती है कि ये जो ड्राफ्ट रूल्स हमने बनाए हैं, क्या इसमें कुछ छोटा मोटा बदलाव करना है या नहीं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या है, ये जो रूल्स बनाए हैं, इसको पब्लिक के लिए जब रखा गया, तो यहाँ पे एक तो टाइम बहुत कम दिया गया और डिस्कशन भी इतना अच्छा नहीं हुआ जो इंडस्ट्री में लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। तो यहाँ पे ना थोड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो आईटी मिनिस्टर ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हम यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है ना, वो डिफरेंट है रेगुलेटरी कंसल्टेशन से। मतलब जो हम कंसल्टेशन करते हैं वो अलग है और जो हम लॉ बनाते हैं वो अलग है। तो इनको मिक्स करना, मिक्स अगर नहीं करा तो कोई गलत बात नहीं है। ये आईटी मिनिस्ट्री का खुद का पर्टिकुलर ओपिनियन है। बट ऑब्वियसली ये क्रिटिसिज्म भी थोड़ा लेजिटिमेट है कि पब्लिक कंसल्टेशन का टाइम ज़्यादा देना चाहिए था ताकि लोगों का पर्सपेक्टिव भी गवर्नमेंट को ढंग से पता चलता। देन इंडियाज लॉ ऑन डेटा ट्रांसफर अप्लाई टू ऑल एंटिटीज इंक्लूडिंग यूएस बेस्ड टेक फर्म्स। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक उनका इंटरव्यू है, तो वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं क्योंकि उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही है। तो एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि क्या ये इंडियन फर्म्स पे और जो फॉरेन कंपनीज हैं, क्या उन पे इक्वली अप्लाई होगा? आंसर है यस। ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स में ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीलिम्स में रैंडमली लिखा होगा कि जो रूल्स हैं डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, उसमें जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन पे वो रूल्स अप्लाइड नहीं होते, लेकिन प्राइवेट पे होते हैं। या फिर एक और रूल होगा, एक और स्टेटमेंट लिखा होगा कि इंडियन कंपनीज पे ये रूल अप्लाई नहीं होते लेकिन यूएस बेस पे होते हैं। तो द थिंग इज कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑल एंटिटीज पे अप्लाइड है, चाहे वो यूएस में हो चाहे वो इंडिया में हो, ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में फ्रेम होते हैं और वो हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। रिसेंटली मेटा जो है, बाय द वे फेसबुक, पहले मेटा मेटा का पुराना नाम फेसबुक था। अब जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है मार्क जकरबर्ग का, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आता है, वो एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है मेटा। अभी मेटा ने रिसेंटली बोला कि वो प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग से कम्युनिटी बेस्ड फैक्ट चेकिंग पे ट्रांजिशन कर रही है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसमें क्या है कि पहले, अब जैसे फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पे किसी ने कोई पोस्ट डाली जो कि फेक न्यूज़ थी,
ठीक है, जो कि फेक न्यूज़ थी। अब इसमें फेसबुक क्या करता था या मेटा क्या करता था कि वो यहाँ पे एक प्रोफेशनल उन्होंने खुद ने बिठा रखा है जो चेक करेगा कि ये फेक न्यूज़ है या नहीं है। अब उन्होंने ये बंद कर दिया है। अब जो लोग हैं, मतलब कोई फेक न्यूज़ है, सपोज आपको पता चला कि आपके फीड पर कोई फेक न्यूज़ आई है, तो आप क्या करोगे, उसको रिपोर्ट करोगे, खुद ही रिपोर्ट करोगे और बताओगे कि आपको क्यों लगता है वो फेक है, और आप अपनी उसमें थॉट्स लिखोगे। मान लेते हैं ऐसे 10,000 लोगों ने ऐसा कुछ करा, 10,000 लोगों ने करा, उनके पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है जो इन 10,000 लोगों के कमेंट्स पढ़ेगी और समझ जाएगी कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है। अब इसको करने का रीज़न क्या है कि कम्युनिटी लेड फैक्ट चेकिंग होगी और प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग नहीं होगी। इसका रीज़न सिंपल सा यही है क्योंकि जो प्रोफेशनल वहाँ पे बैठा है वो शायद एक या दो लोग हैं। अब हो सकता है उनका कुछ पॉलिटिकल बायस हो, जो बायस फेक न्यूज़ के फैक्ट चेकिंग में छुपा हुआ दिखता नहीं है लेकिन वो उसके अंदर होता है। कम्युनिटी लेड फैक्ट चेकिंग में क्या होगा, क्योंकि कम्युनिटी में तो 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोग तो हर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो इससे क्या है जो बायस है वो कम होने की कोशिश यहाँ पर होगी। बट ऑब्वियसली यहाँ पे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट ये आपको चेंज पता होना चाहिए। ऐसी चीज़ें आप ना रैंडम इंटरव्यू में, मेंस के आंसर में, ऐसे में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आईटी रूल्स जो है वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ओनर कौन है इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जिसने इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी है उसका ओनर कौन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर उनसे क्वेश्चन पूछे गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस के ऊपर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया में क्या रेगुलेट करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा। तो उन्होंने बोला कि इंडिया एआई मिशन के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इनोवेशन और रेगुलेशन को बैलेंस करें। क्योंकि देखो, अगर हम नई जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसके आते ही हम उसको उस पर हमने गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशन लगा दिए, तो लोग इनोवेशन करने से डरेंगे। क्योंकि इनोवेशन में ना, अब ये बेसिक चीज़ है जो आपको खुद को पता है। अगर आप कोई चीज़ नई ट्राई करना चाहते हो और वो भी इतने बड़े स्केल पे, तो हो सकता है उसके कुछ पॉजिटिव्स हो और कुछ नेगेटिव्स हो। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि कोई आप इनोवेशन कर रहे हो, तो ऐसा होगा ही कि इनोवेशन के कुछ हिस्से फायदेमंद होंगे और कुछ हिस्से उनका नेगेटिव साइड होगा। अगर आपको ये पता है कि आप उस कंट्री में हो जहाँ पे इनोवेशन का अगर गलती से नेगेटिव साइड हो गया तो गवर्नमेंट आप पे फाइन लगा देगी या आपको जेल में डाल देगी, तो आप इनोवेशन करोगे ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप कुछ गलती भी कर पाओ। हाँ, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन नेगेटिव्स को खत्म करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इनोवेशन में ये प्रॉब्लम्स तो होती है ना। तो यहाँ पे आईटी मिनिस्ट्री बोल रहे हैं हाँ, एआई की बहुत पॉजिटिव यूजेस भी हैं और बहुत ज़्यादा मिसयूजेस भी हैं, लेकिन सिर्फ मिसयूजेस को हम ध्यान रख के एआई पे टोटल रेगुलेशन नहीं लगा सकते, बिकॉज इससे इनोवेशन पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए एम हमारा ये है कि हम इनोवेशन और रेगुलेशन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये उनका रिस्पॉन्स था। ठीक है, और इंडिया डेफिनेटली एक बैलेंस्ड रेगुलेटरी अप्रोच बनाना चाहता है जहाँ पे वो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम ये भी नहीं चाहते कि जो इनोवेशन है वो कंप्लीटली अनरेगुलेटेड हो, या फिर वो ये भी नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेशन हो जाए। ये दोनों चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, एंड दैट इज़ अ फ्री स्पीच और रेगुलेशन पे भी बैलेंस बनाने की जरूरत है, ये भी आईटी मिनिस्ट्री ने बोला है। तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े पता होने चाहिए। अब इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा पॉइंट नहीं था तो वो नया आ गया होगा, जिसको यूज़ करके आप अपने जो आंसर्स हैं उनको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। फाइन। फिर उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम डिजिटल इंडिया एक्ट लाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, देखो क्या है, एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तो अभी हम रिसेंटली लाए हैं, ठीक है, 2023 में, जो मैंने भी आपको बताया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एक डिजिटल इंडिया एक्ट लाना चाहती है। इस एक्ट से, इस एक्ट के नाम से ही आपको पता चल गया होगा इसका क्या पर्पज़ है, कि इंडिया में जो पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है उसमें जितनी भी चीज़ें आती है उन सबको एक ही एक्ट के अंदर लाना। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा 2000 में आया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो भी आ जाएगा, जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है वो भी इसमें लाया जाएगा, जो अभी रिसेंटली एक्ट हम लाए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो एक सिंगल एक्ट होगा जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। अभी क्या है, कोई, क्योंकि आज के टाइम पे आप खुद देखो, कोई ऐसी, जैसे अमेजोन की आप बात करो, अमेजोन आपको ई कॉमर्स दे रहा है, मतलब आप उससे कुछ बाय कर सकते हो। उसके अलावा अमेजोन प्राइम पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप कोई मूवीज़ देख सकते हो। तो एक कंपनी इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करती है। ठीक है, तो द थिंग इज कि अगर एक कंपनी डिजिटली इतने सारा उसका फुटप्रिंट है, तो कभी वो देखेगी कि अच्छा आईटी एक्ट के अंदर आ रहा है, फिर देखेगी दूसरे केस में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो आ रही है, तीसरे केस में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में आ रही है। तो एक ही कंपनी 3 डिफरेंट एक्ट्स को पढ़ के कोई काम कर रही है, और जो कंज्यूमर है वो भी कंफ्यूज है कि अगर उसके अगेंस्ट कुछ हुआ है तो वो इन तीनों में से किस एक्ट का सहारा ले। तो इससे बेटर है डिजिटल इंडिया एक्ट बनाया जाए,
ताकि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करके और सिंप्लीफाई करा जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फाइन। अभी और हाँ, अभी आईटी मिनिस्टर ने एक और चीज़ बोली कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर्स के अंदर $3 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है। तो ये बेसिक स्टेटमेंट था जो उन्होंने दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, क्योंकि जो इंडिया का ओवरऑल डिजिटल इकोसिस्टम है, गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, इनोवेशन और रेगुलेशन को बैलेंस करना है, ये सारे आपको पर्सपेक्टिव पता चलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फोरकास्ट फॉर 2023 दिल्ली फ्लड्स was inaccurate as the flow of Yamuna was marred by silt muck, सेंटर टू एनजीटी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन एडमिट कर रही है कि उन्होंने रॉन्ग फोरकास्ट किया था। देखो, 2023 में जब दिल्ली में बारिश होती है, तब बारिश तो खैर यूजुअली होती है, लेकिन 2023 में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, जिसको आप अर्बन फ्लड्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है, अर्बन फ्लड्स के नाम से जानते हो, क्योंकि अर्बन फ्लड्स ऐसी फ्लड्स होती हैं जो कि एक तरह से आप मान सकते हो मैन मेड या फिर ह्यूमन वेट कारणों की वजह से होती है। रोड्स हमने बहुत ज़्यादा कंक्रीट से ढक दी। पहले क्या था, नॉर्मल मिट्टी थी, ज़मीन थी, पेड़ थे, तो जब पानी आता था तो वो ईजिली ज़मीन के अंदर चले आता था। अब हमने रोड्स पे कंक्रीट जमा दी, तो क्या होगा, ये जो पानी है ये ऊपर ही रहता है, ये अंदर जा नहीं पाता। तो पानी के एग्जिट का जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने सबने क्या करे, ब्लॉक कर दिए। तो क्या हो गया, अर्बन एरिया में फ्लड्स आने लग गए। तो ये तो सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करने से अर्बन फ्लड्स बढ़ जाती हैं। पहली तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़, जो सेंट्रल वाटर कमीशन था, सेंट्रल वाटर कमीशन ने खुद ने फोरकास्ट किया था कि दिल्ली के अंदर 2023 में जब बारिश होगी, तब अगर फ्लड आती है, अर्बन फ्लड आती है, तो वो कितनी रहेगी और कितनी नहीं रहेगी। तो इन्होंने जो फोरकास्ट करा ना, उससे कहीं ज़्यादा गुना जो अर्बन फ्लड्स की इंटेंसिटी थी दिल्ली के अंदर। तो जो जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, अर्बन लोकल बॉडीज थी, वो रेडी ही नहीं थी, क्योंकि CWC तो कह रहे हैं हाँ थोड़ी बहुत फ्लड आएगी, लेकिन एक्चुअल फ्लड्स बहुत ज़्यादा थी। तो क्या हुआ, जो लोकल बॉडीज थी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी इतनी ज़्यादा फ्लड्स के लिए, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि भाई फोरकास्ट जो CWC ने करा है वो तो बता रहा है कि नॉर्मल फ्लड्स रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी होती है, जिससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो और CWC के खुद के पैनल ने एडमिट करा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कि हाँ ऐसा तो हुआ था, और ये इसलिए था क्योंकि फ्लड वाटर्स कुड नॉट फ्लो फ्रीली इनटू द यमुना रिवर। अब दिल्ली जो है वो यमुना रिवर के पास सिचुएटेड है। ठीक है, दिल्ली यमुना रिवर के पास सिचुएटेड है। अब दिल्ली में बारिश जो हुई, उसका पानी दिल्ली के नीचे जमीन में तो जा नहीं पा रहा कॉन्क्रीटाइजेशन के कारण, है ना। और कभी कभी ना पेड़ होते थे, छोटे छोटे लेक्स होते थे, वो भी खत्म हो गए। अब पेड़ होते हैं तो क्या होता है, जब भी पेड़ होता है तो पेड़ की जो जड़ें हैं ना, वो सॉइल को एक जगह रखती है, और ये जो सॉइल है ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जब बड़े बड़े पेड़ बहुत ज़्यादा लेवल पे कट जाते हैं, तब सॉइल भी नहीं बचती, और सॉइल नहीं बचती तो वाटर को भी अब्जॉर्ब करने वाला कोई रहता नहीं है। तो पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा था उसी डायरेक्शन में बहता रहता है और बाढ़ आती जाती है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि दिल्ली के पास यमुना है, तो यमुना में जो एक्स्ट्रा पानी जो है दिल्ली में, वो यमुना में जा सकता था, लेकिन जा नहीं पाया, क्योंकि यमुना तक जाते हुए जो भी कनाल्स थे, छोटे छोटे छोटी छोटी ऐसे बड़े बड़े कनाल्स बना रखे थे, जिसको आप नाला भी बोल सकते हो, वो भी क्या था, रुक गया था, क्योंकि वहां पे सिल्ट जम गया था। सिल्ट बेसिकली क्या होता है कि एक तरह से आप मान सकते हो कि सिल्ट बेसिकली होता है जो सॉल्ट हो गया, सैंड हो गया, इन सब का जो मिक्सचर होता है ना, वो सिल्ट होता है। क्योंकि दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है। अब कंस्ट्रक्शन से निकलती है डस्ट, ये डस्ट रोड्स पर जमा हो जाती है। ठीक है, अब बारिश होती है तो क्या होती है, ये जो पानी है ये बह के जाता है, और ये जो रोड पे कंस्ट्रक्शन डस्ट जमी हुई है ये पानी में चले आता है। ठीक है, तो जब पानी बह रहा है ना, तो वो पानी नहीं है सिर्फ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि पानी के फ्लो को जमा देते हैं, और जो छोटे छोटे कनाल्स थे वो इस सिल्ट के कारण जम गए, और उससे जो पानी है वो आगे जा ही नहीं पाया। तो ये प्रॉब्लम जो थी वो ओवरलुक कर दी सेंट्रल वाटर कमीशन ने, जिसके कारण उन्होंने प्रिडिक्ट करा कि शायद इतनी ज़्यादा बारिश ना हो, लेकिन इतनी ज़्यादा बाढ़ की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बाढ़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, और बहुत ज़्यादा सारे लोगों को इससे नुकसान भी देखने को मिला। तो यही यहाँ पे एक पॉइंट था। तो अब बात करते हैं CWC क्या है। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक लीगल बॉडी है, और ये एक एक्ट के अंदर आती है। ये सारी चीज़ आपको पता है। एंड ये सिर्फ सरफेस वाटर से डील करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे पॉइंट्स फिल्म्स में पूछ ले जाते हैं। तो ग्राउंड वाटर से कौन डील करता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड।
अब ना प्रीलिम्स में वो पूछेंगे कि सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, और वो ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में कुछ लिखेंगे नहीं, बस उसमें एक पॉइंट लिखा होगा कि सेंट्रल वाटर कमीशन सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्टेटमेंट होगा। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। फिर देखते हैं कि क्योंकि सेंट्रल वाटर कमीशन ने ये जो रिपोर्ट है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सबमिट करी है, तो एनजीटी क्या है, ये भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है या फिर लीगल बॉडी आप कह सकते हो, क्योंकि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू 2010 में बनी थी। फाइन, ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि आप ये मान सकते हो कि इसके पास कोर्ट की पावर है, क्योंकि एक ट्रिब्यूनल है तो एक कोर्ट की इसके पास पावर है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो सिविल कोर्ट्स हैं इंडिया में उससे भी ज़्यादा आगे जाकर ये ट्रिब्यूनल चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, मतलब ये खुद इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है किसी केस में, जबकि कोर्ट अपने आप में इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि इसका जो जॉब प्रोफाइल है, इसका जो प्रोफाइल है वो बहुत डाइवर्स है, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जजमेंट भी दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। ठीक है, इसका जो चेयरपर्सन है वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, और बहुत सारे इसमें जुडिशियल मेंबर भी हैं जहाँ पे रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होते हैं, एंड बहुत सारे एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल फील्ड से यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, जुडिशियल फील्ड से एक्सपर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये हो गया एनजीटी का फॉर्मेशन एज वेल। इस पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं इन जनरल ऐसी बॉडीज़ पर जो कि न्यूज़ में रहती हैं। ठीक है, और इसके कारण ये दोनों बॉडीज़ ही न्यूज़ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज़ की तरफ। सेंटर येट टू वेक अप फ्रॉम इट्स स्लंबर ऑन डैम सेफ्टी एक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन रखी कि 2021 में एक डैम सेफ्टी एक्ट आया था, और उसको आज तक 2025 आ गया, और ऑलमोस्ट मतलब 2026 में तो उसको 5 साल हो ही जाएंगे, तो 5 साल होने वाले हैं, लेकिन अब तक ना इसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है, ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। फाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओरली ये बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट अब इज येट टू वेक अप, और ऑलमोस्ट जो नियरली 5 ईयर ओल्ड एक्ट है जिसका एम ही ये है, ये डैम सेफ्टी एक्ट क्यों आया था, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि डिजास्टर्स को हम प्रिवेंट कर सके, वो आज तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा है। तो अब ये इस एक्ट का नाम डैम सेफ्टी क्यों है? देखो, एक नदी है जो कि ऐसे जा रही थी, ठीक है, एक नदी है जो कि ऐसे जा रही थी। किसी को लगा कि देखो इस नदी को हमें थोड़ा सा ना रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नदी है इसका पानी आगे डायरेक्शन में चले आता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर के फील्ड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको पानी चाहिए, लेकिन नदी का पानी तो इतना ही रहता है सिर्फ। तो क्यों ना हम नदी का जो बहाव है उसको यहाँ पे रोक दें। तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने, एक डैम बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक डैम बना दिया। डैम बना दिया तो नदी का जो पानी तुरंत चले जाता था, अब वो आगे नहीं जाता इतनी तेजी से, अब वो रुक जाता है। तो जब नदी का पानी यहाँ पे रुकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे पानी इकट्ठा होना चालू करेगा ऑब्वियसली। तो ना डैम के पीछे कितना बड़ा एक अलग से ही इतना बड़ा एक रिजर्वायर भी बना दिया जाता है। ठीक है, तो डैम बनाया और नदी और डैम के बीच में एक रिजर्वायर भी बन जाता है, सिंपल। और आगे जो नदी का फ्लो था वो थोड़ा पतला हो जाता है। अब पहले जो नदी इतनी ब्रॉड थी अब वो पतली हो गई। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन सेंस है, क्योंकि अब इसमें काम आगे की साइड पानी कम ट्रैवल कर रहा है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में बहुत सारी नदियों पे ऐसे डैम्स बने हुए हैं जो पहले तो काफ़ी बिग हैं, बहुत बड़े हैं, और दूसरा वो काफ़ी ओल्ड हैं, वो पुराने हैं। इसका मतलब डैम्स के टूटने की, उनके ब्रेक होने के जो चांसेस हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डैम सेफ्टी एक्ट का एम यही था कि फ्यूचर में जितने डैम्स बने वो उस तरह से बने ताकि वो टूटे नहीं, और जितने भी ओल्ड और बड़े डैम्स हैं उनकी टाइम से रिपेयरिंग हो, या फिर उनको डीकमीशन कर दिया जाए, कि अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं तो अब उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको चला करके हटा दिया जाए और नया डैम बनाया जाए। ठीक है, तो ये एम था, क्योंकि अगर हमने इन बड़े और पुराने डैम्स को रहने दिया और कभी गलती से ये डैम टूट गया तो इतना सारा पानी एकदम से नीचे बहेगा और ये एकदम बाढ़ आ जाएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स हो जाएगी। और यूजुअली ऐसे ही फ्लड्स आती है इंडिया में डैम टूटने से, और ये न्यूज़ भी आप सुनते होंगे कि यहाँ पे डैम टूट गया, यहाँ पे ये हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर डैम जो है वो बहुत बड़े और पुराने हैं। तो डैम सेफ्टी एक्ट इसीलिए आया था। ठीक है, और 2021 में ये एक्ट आया तो था, लेकिन उसको अब तक इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है। और जो सेक्शन 5 है डैम सेफ्टी एक्ट का, उसके अंदर मेंशन है कि उनको एक नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनानी थी विद इन 60 डेज। जैसे ही ये एक्ट पास हुआ उसके 60 दिन के अंदर नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बना दी जानी थी। और ये जो
डैम सेफ्टी की कमेटी है, ये हर 3 साल में वापस रिकॉन्स्टिट्यूट होनी थी। मतलब 60 डेज में बना दी और फिर हर 3 साल में उसको बार बार चेंज करना था। ये प्रोसेस भी फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है बाय द वे। फाइन। तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ी नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट की, जो मैंने आपको बताया कि देखो इंडिया की रैंक 3rd है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग लार्ज डैम्स। मतलब इंडिया की रैंक पूरे वर्ल्ड में 3rd है इन टर्म्स ऑफ कि कितने बड़े डैम्स, नंबर ऑफ डैम्स जो कि बड़े हैं वो हमने बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ डैम्स का मेंशन है, जैसे टेरी डैम जो है उत्तराखंड में, ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का। ठीक है, मतलब सबसे ऊंचा डैम है सी लेवल से, और ये भागीरथी रिवर पे है जो कि आगे जाके गंगा को फॉर्म करती है। उसके अलावा हीराकुद डैम जो है उड़ीसा में, ये महानदी पर है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। देन जो कल्लानाई डैम है तमिलनाडु में, ये इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है और एक कावेरी रिवर पर है। तो क्योंकि डैम न्यूज़ में थे तो ऐसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता इस पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाए, क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ चुका है थोड़ा बहुत। फाइन। एंड ये जो एक्ट था ना, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 का, उसके अंदर लिखा था कि नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनानी है विच इम्प्रोवाइजेस पॉलिसीज एंड रिकमेंड्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग डैम सेफ्टी। मतलब ये जो कमेटी है ये हर टाइम देखेगी कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, उसके बेसिस पे ये पॉलिसी रिकमेंडेशन देगी। फिर इसके अलावा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी बनेगी। दोनों डिफरेंट है बाय द वे, कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड डैम सेफ्टी अथॉरिटी दोनों अलग हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, ये जो नेशनल कमिटी ऑफ डैम सेफ्टी ने पॉलिसीज बनाई है ना, उसको इंप्लीमेंट करेगी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। और इंप्लीमेंट करने के साथ वो क्या करेगी, हर स्टेट के अंदर जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ काम करेगी और उनको एडवाइस देगी। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इवन दो ये एक्ट 2021 का है, दोबारा न्यूज़ में आए हैं, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं एक एडिटोरियल पर, एनवायरनमेंट पर ये बेस्ड है, रिवर लिंकिंग द फाउंड ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर। मैंने आपको आई थिंक 25 दिसंबर के अराउंड ये चीज़ बताई थी, जब केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, कि रिवर लिंकिंग की ज़रूरत क्यों है। और यहाँ पे इस एडिटोरियल में ये बताया जा रहा है कि ज़रूरत तो है, लेकिन उसके नुकसान क्या क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, क्योंकि आपको उसके फ़ायदे पता है, आपको नुकसान पता है, तो आपका मेंस का एक आंसर तैयार हो गया। ऊपर से ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि रिवर लिंकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और रिवर लिंकिंग के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, या उसके क्या क्या बॉटल नेक्स है और चैलेंजेस हैं। ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हो सकता है। तो इसमें एक मेंशन है केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखो यहाँ से ये जो रिवर जा रही है ये है केन रिवर, और यहाँ से जो रिवर जा रही है ये है बेटवा रिवर। और ये जो बीच वाला जो ये जो पूरा रीजन है ना, ये है बुंदेलखंड रीजन। एंड बुंदेलखंड रीजन थोड़ा सा ड्राई रीजन है। ठीक है, ज़्यादा ड्राई नहीं है बट थोड़ा सा ड्राई है। एंड यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटीज़ भी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं जो कि बारिश पे डिपेंडेंट रहती है, मतलब वो रेन फेड है। तो क्यों ना इनको इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाए, इसलिए यहाँ पे एक कनाल बनाई जाएगी, ताकि इस पूरे रीजन में जो पानी नहीं था, अब इन दोनों नदियों को लिंक करके यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी जाएगी। एक और चीज़, जो केन रिवर है वो पन्ना जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ से होके गुजरता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पे भी डिस्कशन मैंने आपको करा था। और इसी के पास यहाँ पे एक खाजुराहो डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये लिखा है रिसेंटली वाटर स्कार्सिटी जो है बुंदेलखंड में, उसको फुलफिल करने के लिए इस डैम को, इस पर्टिकुलर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। ये पन्ना टाइगर रिजर्व के पास से ये गुजर रहा है। एंड इसलिए काफ़ी जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनको प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि इस डैम के कंस्ट्रक्शन से जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसकी बायोडाइवर्सिटी पे एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये जो रिवर लिंकिंग है ये करी क्यों जाती है, इसका भी मैंने आपको बेसिक एक लॉजिक बताया था कि सपोज एक ऐसी नदी है जहाँ पे बहुत पानी है, इतना पानी है कि यहाँ पे फ्लड आ रही है, मतलब बाढ़ आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत पतली सी नदी है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कनाल है, और ये नदी कभी कभी इसमें पानी होता है, कभी नहीं होता, और होता भी है तब बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे कम पानी के कारण सूखा पड़ रहा है, यहाँ पे ड्राउट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ड्राउट, और यहाँ पे आ रही है बाढ़। तो क्यों ना इन दोनों नदियों को लिंक कर दिया जाए। उससे क्या होगा, जो सरप्लस पानी था ना यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा पानी था, वो हम इस नदी में ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिवर लिंकिंग का, कि जहाँ पे फ्लड आ रही है वो एक्स्ट्रा पानी हम ड्रॉट वाले रीजन में पहुंचा देंगे। तो इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और दो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी कि इस बीच वाले रीजन में जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की कमी थी, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाएगा। इंडस्ट्री प्लांट्स थे जिनको पानी की ज़रूरत थी, उनको भी पानी मिल जाएगा। तो अब देखो, एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से कितनी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई थी। तो एक टाइम ऐसा था जब इंडिया में हम सोचते थे कि सारी रिवर को हम लिंक कर देंगे आपस में, तो इंडिया का जो वाटर क्राइसिस है, फ्रेश वाटर क्राइसिस है, वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये पूरा हुआ नहीं और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और वही चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है आर्टिकल है। फिर 45,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, केन बेटवा लिंकिंग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें केन का जो सरप्लस पानी है वो बेटवा रिवर से लिंक करा जाएगा और बुंदेलखंड का जो रीजन है थोड़ा ड्राउट प्रोन, वहाँ पे पानी पहुँचाया जाएगा। ठीक है। 130 ईयर्स अगो ये इंडिया के अंदर आइडिया आया था रिवर लिंकिंग का, जो कि सर आर्थर कॉटन लाए थे। एंड उसके बाद एन विश्वेश्वरैया ने इस पर बहुत ज़्यादा काम करा और इन्हीं का ये आइडिया था कि क्यों ना हम पूरे इंडिया में सारी रिवर्स को लिंक कर देंगे तो फ्लड और ड्राउट की ये जो पॉपुलेशन है, डुअल ये जो प्रॉब्लम है, जो डुअल प्रॉब्लम है, वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा 1970s और 80s में नेशनल वाटर ग्रिड ये लॉन्च हुआ, जिसका एम ही यही था कि सारी रिवर्स को लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है। एक और क्या था, एक और चीज़ यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे मैंने आपको 5 चीज़ बता दी ना, कि ड्रॉट की प्रॉब्लम, फ्लड की प्रॉब्लम, इरिगेशन की प्रॉब्लम, वाटर ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए पानी की कमी, ये पांचों चीज़ें सॉल्व हो रही है। इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर लो कि जब आप रिवर्स को लिंक करते हो ना, तो इनलैंड रिवर पे आप ट्रैवल और कम्युनिकेशन को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। मतलब सपोज ये एक रिवर है और ये दूसरी रिवर है, यहाँ पे एक सिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे भी एक और सिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब अगर यहाँ पे आपने इन रिवर को लिंक कर दिया, तो आप शिप से, फेरी से क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो चीज़ें। तो ये एक सिक्स्थ बेनिफिट भी आप याद रख लेना। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो भी है सी बेस्ड या रिवर बेस्ड, स्पेशली इनलैंड रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और ज़्यादा इंप्रूव होता है। और बाय द वे ये चीज़ शायद आपको पता होगी कि वाटर वेज जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सबसे चीप है, सबसे सस्ता है और सबसे एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। तो ये एक बेनिफिट इसका होता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्या होता है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, नेशनल वाटर ग्रिड जो बनी थी, इसका जो एम था उसको यहाँ पे रिवाइज करने की बात रखी है, एक तरह से आप ये मान सकते हो। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्रा में सरप्लस वाटर है उसको हम बाकी रीजन्स में ट्रांसफर शायद कर पाए। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि जो नेशनल वाटर ग्रिड है, ये जो नेशनल लेवल पे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होने वाले थे, वो ऐसा हुआ नहीं। बहुत ही कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स ही हो पाए, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स अब तक नहीं हुए। एंड इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं कि देखो, सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रॉब्लम निकल के आती है वो ये है कि एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड जब भी किसी भी रिवर का नेचुरल कोर्स, जो उसका नेचुरल कोर्स है, नेचुरल डायरेक्शन है, उसको बदला जाता है या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डाला जाता है, तब आसपास की जो इकोलॉजी है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सपोज यहाँ पे पेड़ थे, लेकिन यहाँ पे डैम बनाने के बाद ये पूरा जो एरिया है ना, ये रिजर्वॉयर में कन्वर्ट करा जाएगा। तो ये जो पेड़ है इनको काट दिया जाएगा, और जहाँ पे मान लेते हैं ये रिवर है, यहाँ पे इधर साइड पेड़ थे, यहाँ पे डैम बना दिया, तो यहाँ पे जो पानी है उसका फ्लो कम हो गया, तो इन पेड़ों के पास अब पानी कम रहा, तो यहाँ पे पेड़ अपने आप नेचुरली मर गए। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़, जब भी रिवर का कोर्स बदला जाता है, तब कोई फिश थी या क्रोकोडाइल था जो इस रीजन में अपना कंजम्पशन करता था। अब क्योंकि यहाँ पे डैम बना दिया, तो यहाँ की जो फिशेज हैं वो इस डैम को क्रॉस करके यहाँ पे आ नहीं पाती, तो यहाँ पे जो क्रोकोडाइल थे, यहाँ पे जो बड़ी फिश थी, उनके पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो उनकी भी डेथ हो जाती है। फिर जो वाटर क्वालिटी है, हमने देखा है कि वाटर क्वालिटी में भी रिडक्शन आता है। क्यों? क्योंकि एक रिवर है, रिवर पानी और बहुत ज़्यादा जो डिब्री है, मिट्टी वगैरह, ये अपने साथ लेके चलता है। अगर आपने यहाँ पे डैम बना दिया तो क्या होता है, पानी तो आगे आप जा सकता है, पानी तो जा सकता है जब भी आप डैम को खोलोगे, लेकिन जो मिट्टी है वो डैम की बॉटम पे, डैम के एकदम नीचे जमा होती जाती है, जमा होती जाती है। इंडिया के बहुत सारे, ज़्यादातर जो डैम है उनके आगे ना ऐसे ये सिल्ट जमा हुआ है आज भी।
और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। तो ये प्रॉब्लम्स कॉज हो रही थी, इसलिए ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये इतने बड़े लेवल पे आगे नहीं जा पाया। ठीक है। इसके बाद 1982 में क्या होता है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एम यही था, 30 आइडेंटिफाइड लिंक्स को इंश्योर करना था। ऑब्वियसली यहाँ तक तो हम आज तक पहुंचे ही नहीं, और उसका रीजन भी यही है। इस प्लान में क्या था, 19 जो पेनिनसुलर इंडिया है, मतलब महाराष्ट्र से नीचे, महाराष्ट्र को इंक्लूड करते हुए जो बाकी जो साउथ का इंडिया है वो, और जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको लिंक करना। ठीक है, मतलब इनके लिंक्स क्रिएट करना। देन जो फ्लड और ड्राउट की प्रॉब्लम है, रूरल इनकम है, एग्रीकल्चर वाटर डिस्ट्रेस है, इन सबको इनिशिएट करना। ऑब्वियसली ये जो 6 फायदे हैं वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और इसकी 5.5 लाख करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें आनी थी। ऑब्वियसली आज तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये इतनी सारी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जिसको आप भूला नहीं सकते। दूसरी चीज ऑथर क्या बोल रहे हैं कि देखो, जो रिवर लिंकिंग है, क्या उससे आप इंडिया के वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर दोगे? क्योंकि आप ये खुद सोचो कि इंडिया में आज वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे पास पुअर वाटर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस खराब है, और करप्शन है, और लॉज जो है वो एम्बिगुअस हैं, स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कहीं पे फ्लड आ रही है तो, और कहीं पे ड्रॉट आ रही है, तो आपने रिवर को लिंक करने का पहले सोचा है, लेकिन ये नहीं सोचा कि वहां पे जो फ्लड आ रही है उसके रीजंस को सॉल्व करे, यहाँ पे जो ड्रॉट पड़ रहा है इसके रीजंस को सॉल्व करे। मतलब जो हम वाटर क्राइसिस हो क्यों रहा है उसको सॉल्व करें। इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम जो जितने भी सिम्टम्स है ना उनको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें डिजीज को ही सॉल्व करना चाहिए। और अगर आपने रिवर लिंक कर भी दी तब भी क्या फ्लड और ड्रॉट रुक जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारी जो पुरानी हैबिट है वाटर मैनेजमेंट को बिल्कुल भी सीरियस ना लेने की, गवर्नेंस की, वो तो अभी भी आगे रहेगी ना। तो ये प्रॉब्लम ऑथर बता रहे हैं। तो वो और ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर रहे हैं कि आप रिवर लिंकिंग को इतना ज़्यादा फोकस ना करके जो एक्चुअली ऐसे स्टेप्स लो जो कि जिससे इकोलॉजिकल डैमेज भी कम होगा। जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करो। वाटरशेड क्या होता है, एक ऐसा एरिया है जिसके इस साइड में भी रिवर है और इस साइड में भी रिवर है, तो मतलब मल्टीपल रिवर्स को वो डिवाइड करता है। इस रीजन को पूरा वाटरशेड कहते हैं। तो ये वाटरशेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ लगाओ, इसको स्टेबल करो, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स कम हो, तो इससे क्या है, रिवर्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे बाढ़ भी नहीं आएगी, उनकी क्वालिटी भी इंश्योर रहेगी। ये सारी चीज़ें हैं। एक्वाफर मैनेजमेंट अच्छा करो, मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन रोको। तो जिस एरिया में ड्रॉट आ रहा था ना, वहाँ पे ग्राउंड वाटर से फुलफिल करा जा सकता है, लेकिन अगर उसको आपने सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करा है तो ठीक है। वेस्ट वाटर को रीयूज़ करो। इसराइल की जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसको यूज़ करके, उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, या उससे उस केस स्टडी से कुछ लेसन्स सीख के हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करो, जहाँ पे एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर के पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम है, तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन यूज़ करा जा सकता है, जिससे इतना ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो। ऐसा थोड़ी कि अच्छा यहाँ पे पानी नहीं है तो चलो रिवर को इंटरलिंक कर देते हैं, नहीं। आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, क्योंकि आज हमारे पास है। ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करो, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स को यूज़ करो। द थिंग इज कि डिजीज को सॉल्व करो, सिम्टम्स के पीछे मत भागो। ये इनका सोल्यूशन है। नेक्स्ट, चाइनाज लॉन्ग गेम इन अफ्रीका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, क्योंकि इंडिया भी धीरे धीरे अफ्रीकन नेशंस के साथ अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इसका सिंपल एविडेंस ये है कि रिसेंटली इंडिया ने ही अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर मेंबरशिप का ऑफर दिया था, और ये एक्सेप्ट भी हो चुका है। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या हम अच्छी स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन ये एडिटोरियल सजेस्ट कर रहा है कि नहीं, चाइना हमसे बहुत आगे पहुंच चुका है अफ्रीका के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने में, और ये एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी भी है। तो चाइना क्यों अफ्रीका में इतना एंगेज कर रहा है? अब ये, उससे पहले ये खुद क्वेश्चन सोचो कि इंडिया क्यों एंगेज करना चाहता है अफ्रीका से। देखो, मल्टीपल रीजंस हैं। रीजंस ये है कि अफ्रीका डेफिनेटली इंडियन, बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज का एक बहुत अच्छा मार्केट बन सकता है। मतलब अगर हम कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो अफ्रीका एक अच्छा मार्केट है। लेकिन हम अफ्रीका को प्योरली एक मार्केट जैसे यूज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अफ्रीका के अंदर डेवलपमेंट के एसेट्स बनाएं, कि अफ्रीकन उन एसेट्स को यूज़ करके खुद की डेवलपमेंट कर पाए, और साथ में इंडिया का भी फायदा हो। चाइना का एम ये नहीं है। चाइना अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। अब ऐसा तो बोलते नहीं है, बट ये ग्राउंड पे ऐसा है। आप अफ्रीका में जाओगे, वो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो इंडिया ने लगा रखा है, अब वहाँ पे जाओ, सारे लोग उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जो काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग अफ्रीकन होंगे, या जिस भी कंट्री में उस कंट्री के होंगे अफ्रीका के अंदर। लेकिन वही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर चाइना ने लगाया है अफ्रीका के अंदर, तो मैक्सिमम इंजीनियर्स और इवन जो लोकल वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं, फिजिकल मैनुअल लेबर कर रहे हैं, ज़्यादातर चाइनीज़ हैं।
इसका क्या मतलब है कि चाइना अपने लोगों को जॉब देने के लिए अफ्रीका में ब्रिज बना रहे हैं। इंडिया अफ्रीका में ब्रिज बना रहे हैं ताकि अफ्रीकन को जॉब मिले, या और इंडिया और अफ्रीकन नेशंस की ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव हो। चाइना वहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं ताकि चाइना को फायदा हो, चाइना के लोगों को वहाँ पे जॉब मिले। तो फिर अफ्रीकन का क्या हुआ? तो अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके पास जो लैंड है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो चाइना खुद के लिए यूज कर रहा है। तो ये डिफरेंस है इंडिया और चाइना की अप्रोच में अफ्रीका के अंदर। ये आपको पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। लेकिन चाइना का अपना लॉन्ग टर्म गोल है। चाइना जिस भी फॉरेन कंट्री के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका एम होता है कि वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, उसको सीनो सेंट्रिक बनाए। सीनो मतलब यहाँ पे चाइना ही है, मतलब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चाइना सेंट्रिक हो। जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह से हर कंट्री की रिलेशनशिप है, उससे चाइना को फायदा होना चाहिए। ये चीज़ है यहाँ पे। तो चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे हैं एजुकेशन में, पॉलिटिकल रिलेशन में, और बहुत हिस्टोरिकल पार्टनरशिप्स भी बनाई हैं ताकि लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप वो बना पाए। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा तो करना ही चाहिए, हर कंट्री को करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम आगे आती है। अब ये एक केस स्टडी ना इस एडिटोरियल में मेंशन है जो इस पॉइंट को बता दी थी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। तंजानिया में चाइना ने एक लीडरशिप स्कूल बनाया। तंजानिया में चाइना ने एक लीडरशिप स्कूल बनाया। पहली बात तो इसकी फंडिंग किसने करी है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो चाइना की पॉलिटिकल पार्टी, जो कि क्योंकि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है बाय द वे, ठीक है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो चाइना में उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, पहली बात तो उसने इन्वेस्टमेंट करी, ये एक रेड फ्लैग आ गया। दूसरी चीज, वो फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रेन करना चाहती है अफ्रीका के अंदर उन गवर्नेंस मॉडल्स में जो कि चाइनीज प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर आप एक अफ्रीकन स्टूडेंट हो जो लीडर बनना चाहते हो, पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हो, और आप जो बुक पढ़ रहे हो उसमें बस ये लिखा है कि देखो चाइना में ऐसा होता है तो आप भी इस टाइप के पॉलिटिक्स को फेवर करो, इस टाइप के पॉलिटिकल लीडर बनो। तो जब आप एक्चुअली पॉलिटिकल लीडर बन जाओगे, तब आप ऐसे पॉलिटिकल लीडर बनोगे जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, या ऐसे पॉलिटिकल लीडर बनोगे जो कि ऑटोक्रेसी और सिंगल पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करता है? ऑब्वियसली सेकंड वाला। और ये जो सिस्टम है ये किसको फेवर करेगा? चाइना को। तो मतलब चाइना उन कंट्रीज के लीडर्स को इस तरह से ट्रेन करना चाहती है कि वो चाइनीज पॉलिटिक्स के क्लोज रहे, ताकि फ्यूचर में उनको मैनिपुलेट करना और उनके साथ एंगेज होकर अफ्रीका के रिसोर्सेज को चाइना के लिए यूज करना ईजी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जो आपको याद रखनी है। फाइन, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब इतना इस पर क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे इंप्रूव होती है, ये चीज़ है। ठीक है। तो चाइना का एम ये भी है कि वो एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर बनाना चाहती है। अगेन, ये जो एम है ये गलत नहीं है, क्योंकि करंट ग्लोबल ऑर्डर किसके पास है? मतलब हिस्टोरिकली यूएस और यूरोप, इन्होंने ही ग्लोबल ऑर्डर को डोमिनेट करा है। तो एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर बनाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर है, क्या ये ऐसा हो कि वो डेमोक्रेटिक हो? तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वही ग्लोबल ऑर्डर सीनो सेंट्रिक है, चाइना सेंट्रिक है, तो वो अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हो ना? तो एम अच्छा है लेकिन इंटेंशन खराब है। एनकरेजेस रूलिंग पार्टी सेंट्रल मॉडल, जो कि चाइना के अंदर है, उसको एनकरेज करता है चाइना इन जनरल। ठीक है। फिर चाइना के बारे में एक बहुत फेमस बात है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी करता है बहुत जगह, मतलब वो प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज किसी विलेज के अंदर कुछ पैसे गए सोलर पैनल, या मान लेते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट को सोलर स्ट्रीट लाइट में कन्वर्ट करने के लिए पैसे गए। और ये पैसे थे कि 10 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी जो कि सोलर एनर्जी से चलेगी। अब ये जो स्ट्रीट लाइट्स थी ये पूरे विलेज के अंदर 10 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। लेकिन देखा गया कि एक जगह तो सोलर स्ट्रीट लाइट बन गई, लेकिन बाकी जो 9 स्ट्रीट लाइट्स थी ना, वो जो वहां पे लोकल पॉलिटिशियन था उसके घर के आसपास थी। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बन गया? यस। लेकिन क्या वो इफेक्टिव है? नो। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे इस पॉलिटिशियन ने अपने घर के आसपास ही स्ट्रीट लाइट लगा ली, तो इस विलेज में तो 10 स्ट्रीट लाइट्स जल बन गई। बट क्या ये एक्चुअली लोगों की डेवलपमेंट के लिए था? नो। तो इसी टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी चाइना की होती है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को पॉलिटिकल पर्पज से इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने फॉरेन मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर बनाए केन्या के। Hundreds of African officials visit China for university lectures, government exchanges, cultural programs to learn Chinese traditions and governance practices. ये ऐसी चीज़ ना इंडिया में ब्रिटिश राज के अंदर होती थी। ये चीज़ आपको भी पता है कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन और एजुकेशन डिज़ाइन थी ब्रिटिश राज के अंदर, वो ये था कि कुछ लोगों को आप इस तरह से एजुकेशन दो
ताकि वो ब्रिटिश फैक्ट्री में काम कर पाए, ब्रिटिश गवर्नेंस के अंदर वो लोअर लेवल पे जो जॉब्स हैं उनमें काम कर पाए। आप समझ रहे हो ना? तो जो इंडियंस है वो जब इन्हीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से इसी टाइप की एजुकेशन लेंगे तो उनको वही जॉब्स मिलेंगी, ताकि वो जो पूरा ब्रिटिश सिस्टम है उसमें जो लोअर रंग है यहाँ पे वो एज लेबर काम करे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेबर हो चाहे वो फिजिकल लेबर हो। यही सिस्टम भी हमें चाइना में दिख रहा है कि देखने को तो आपको लग रहा है कि हाँ वो अफ्रीका में एजुकेशन दे रहे हैं, अफ्रीका में पॉलिटिकल लीडरशिप बना रहे हैं, अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जितने लोग वो डेवलप कर रहे हैं फ्यूचर अफ्रीकन, वो होंगे जो कि चाइनीज प्रिंसिपल्स और चाइनीज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ही काम करेंगे। और बाय द वे यहाँ पे जितने भी की पोजीशन है वहाँ पे चाइनीज लोग, मतलब अफ्रीका में जाके चाइनीज लोग इंफ्रा मतलब ब्रिज बना रहे हैं, तो इसमें अफ्रीकन का क्या फ़ायदा? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरी चीज़, यहाँ पे पॉलिटिकल सेफगार्ड्स भी चाइना डेवलप करता है। ये एक बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि चाइना यूजुअली ऑपोजिशन पार्टी जो है अफ्रीकन गवर्नमेंट्स की, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाता है कि अगर पार्टी बदल गई तो वो चाइना के पास फिर भी एक ऑप्शन रहेगा अपनी पोजीशन वहाँ पे रखने के लिए। तो ये था काफ़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। लास्ट 2 लेक्चर्स मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। ये जो सीरीज़ है अब रेगुलरली हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैव अ गुड डे।